नमस्कार, मैं हूं तल्लीनपुरी गोस्वामी। आप देख रहे हैं एमजीटीवी। आज एमजीटीवी उस हस्ती के जन्म दिवस पर उनके सफ़रनामे को लेकर आपको एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है, जिसके माध्यम से आप जानेंगे कि आज़ादी से पहले शुरू होकर अभी तक का सफ़र, खासकर काव्य सफ़र, जिस सफ़र को लेकर उन्होंने लोगों को प्रेरणा दिया, बताया कि काव्य क्या है, साहित्य क्या है, साहित्य का जीवन में क्या असर हो सकता है, क्या प्रभाव हो सकता है, साहित्य की भूमिका क्या हो सकती है। ऐसे व्यक्तित्व, ऐसी हस्ती से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जिनका नाम है आदरणीय सुरजीत नवदीप जी। यह नाम कोई परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन एमजीटीवी के लिए यह सौभाग्य की बात है कि ऐसी हस्ती 1 जुलाई को 85वां जन्म दिवस मना रहा है, और ऐसे अवसर पर उनसे रूबरू आपको कराएंगे और जानेंगे कि उनके जीवन का सफ़रनामा किस तरह से चला, और आज जो सुखद क्षण वो 85 साल की उम्र में अनुभूति कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। हम बात करते हैं आदरणीय सुरजीत नवदीप जी से। सबसे पहले उनको बधाई देते हैं कि वो 85 साल की आयु में भी कविता के साथ जुड़े हुए हैं, और एक अकाट्य सत्य है कि उनके जैसा कवि इस छत्तीसगढ़, इस देश में नहीं रहा। यही कारण है कि उनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। उनके व्यंग्य, उनके हास्य के दीवाने बहुत से हैं, आप भी हैं। आपसे रूबरू कराते हैं और शुरू करते हैं सफ़रनामे को लेकर कि पाकिस्तान से शुरू होकर आज 85 साल की आयु किस तरह से आपने गुजारी। हम जब देश का बंटवारा हुआ तो देश के बंटवारे के बाद से ही एक यात्रा परिवार की हमारी शुरू हो गई। मंडी बहाबुद्दीन से शुरू होकर भाया लाहौर, लाहौर से अमृतसर, अमृतसर से मेरठ, मेरठ से दिल्ली, और दिल्ली से फिर चलकर और कई बड़े नगर होते हुए हम लोग रायपुर पहुँचे, और रायपुर से भाया हम लोग एक सरसोंपुरी हम लोग पहुँच गए कंडेल। कंडेल में ही हमारे दादाजी रहा करते थे बहुत पहले से। हमको मालूम नहीं था, मगर जब वहाँ पहुँचे तब मालूम हुआ कि वे वहाँ खेती का काम भी करते हैं वहीं, और वहाँ तक हमारा परिवार पहुँच गया। जबकि दादाजी बहुत नाराज़ हुए, तुम लोग यहाँ आ गए हो, यहाँ तुमको सिर्फ बासी खाने को मिलेगी और मर जाओगे तुम लोग, क्योंकि तुमको रोटी खाने के अभ्यस्त हो। मगर वहाँ हम लोग तो तय करके हमारे परिवार वाले गए थे, हम तो छोटे थे, हम समझते भी नहीं थे। मगर एक बहुत अच्छी बात ये हुई, उनके हमारे जाने के बाद वहाँ एक परिवार ऐसा मिला, साहू परिवार, जो वहाँ साहू जी थे, वो टीचर थे वहाँ झरिया में। तो वो उनसे हमारे दादाजी की अच्छी पहचान थी, तो उनके जा सूचना दी कि ऐसे ऐसे आपके बेटे पोते सब आए हुए हैं। वो नाराज़ तो बहुत हुए, आए मगर रहने की समस्या थी, तो साहू जी ने अपने ही घर में हमको 2-4 दिन रखा, और वहाँ पे एक छोटी सी किराना की दुकान खोल ली। फिर उसके साथ थोड़ा थोड़ा कपड़े का दुकान भी साथ में लग गया, और इस प्रकार थोड़ा व्यापार चलने लग गया। इस प्रकार यानी भूखे को रोटी मिलने लग गई। आजादी से पहले और बाद के संघर्ष को समझना हो तो अंतर्राष्ट्रीय कवि सुरजीत नवदीप को पढ़ लीजिए, क्योंकि उनके अंदर समाहित दर्पण जैसी शख्सियत सब कुछ बयां कर देती है। बताइए, भाषा, भूख भी एक भाषा है, भूख सब कुछ सिखा देती है। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे आगे बढ़ी? जब वो वहाँ आ गए, थोड़े दिन तक तो मैं भी, मेरे पिताजी ने मुझको झरिया स्कूल में भेजा, थोड़े दिन तक आता जाता रहा। फिर किसी ने सलाह दी कि यहाँ रहेगा तो बच्चा तुम्हारा ठीक से पढ़ नहीं पाएगा, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना एक घर अपन धमतरी में किराए में ले लें, और वहाँ बच्चों का रहना वहना हो जाए, और वहीं पढ़ें, और शनिवार इतवार को वो लोग यहाँ कंडेल आ जाया करें। हम लोग घर वालों ने वैसा ही किया, और मेरी पूरी पढ़ाई यहीं धमतरी में आकर ही हुई। पहली हिंदी से लेकर 11वीं तक मैं पहली पढ़ता था। फिर बीच में एक साल पढ़ने के बाद
फिर छोड़ा दिया गया, फिर उर्दू स्कूल में भर्ती किया गया, 2 साल उर्दू पढ़ा, फिर वहाँ छोड़वा दिए, तो फिर मैं हिंदी स्कूल में भर्ती हो गया, जहाँ कृपा राम जी शर्मा जी हेड मास्टर हुआ करते थे, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के सामने, स्कूल नंबर 4। वहाँ मैं पढ़ा, वहाँ से फिर पास होकर, चौथी पास होकर मैं चला गया मिशन स्कूल पढ़ने के लिए। वहाँ मैं 7वीं तक पढ़ा। लोग कहते हैं जब तकदीर खुलने वाली होगी तो कोई नया रास्ता निकल आता है। शायद मुझे आगे आना था, साहित्यकार बनना था, कवि बनना था, लेखक बनना था, तब मैं वहाँ चला गया और वहाँ सचमुच में मेरा सब कुछ पढ़ने लिखने के मामले में परिवर्तन होने लग गया। मेरे वहाँ के शिक्षकों ने मुझे हारमोनियम बजाना भी सिखाया, तबला बजाना सिखाया। श्री अम्बेडकर साहब थे, वो पढ़ाया करते थे, और नाटकों में मैंने भाग लेना शुरू कर दिया। शिव प्रसाद जी पांडे जो स्कूल से करीब 500 कदम दूरी पर रहते थे, वो हिंदी पढ़ाया करते थे। तो उनसे मेरा वो संपर्क हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा तू कविता क्यों नहीं लिखता। तो उन्होंने मुझको एक समस्या दे दी, मैंने कविता लिखी, उनको पसंद आ गई। तो वही कविता मैंने, क्या हुआ, दूसरे दिन स्वर्गीय बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी, उनका धमतरी में घर था, कोष्टापारा में, और उनके दमान फिरंगी लाल श्रीवास्तव उसी घर में रहते थे, वो आया जाया करते थे। तो जब मैं कंडेल में था, और जब भी आया जाया करता था तो कहता था, हे सुन इधर सरदार, पंजाबी लड़का, घंटी बजा, लोग रामायण के लिए आएंगे, घंटी बजाओ, लोग गीता के लिए आएंगे। तो मैं घंटी बजाया करता था, लोग गीता के लिए, रामायण के लिए वहाँ उपस्थित होते थे, और ये कार्यक्रम होता था, और मैं बैठ कर सुना करता था। जब धमतरी आ गए तो उनने मुझको एक दिन देखा, अरे तू यहाँ कैसे। मैं बोला हम लोग यहाँ आ गए हैं जी, यहाँ घर किराया में ले लो। अरे ये तो घर है और ये मेरा घर है, तू अब आएगा ना तो यहाँ भी घंटी बजा दिया कर। अच्छा। तो ऐसा भी कई बार मौका आया जब मुझे घंटी वहाँ ही बजाने का मौका मिला, रामायण के लिए, गीता के लिए। वहीं पर स्वर्गीय भगवती लाल सेन के पिताजी शंकर लाल सेन से भी मुलाकात हुई, वो इनके बहुत नज़दीक थे, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के। तो मैं भी, वो भी कविता बोलते थे, तो मैं भी, मुझको जब बोले थे तो मैंने भी ऐसी समस्या उन्हें दी थी, मैंने भी कविता लिख के सुनाई। बोल तू अच्छा लिखता है रे, आगे और लिखा कर। धीरे धीरे मैं लिखने लगा, पढ़ने लगा, और स्कूल में भी ऐसे जब कार्यक्रम हुआ करते थे तो मुझे याद है अच्छी तरह से कि लगातार हर बार प्रथम पुरस्कार ही मिला है। वाह, तो ये टर्निंग पॉइंट था आपके जीवन का। जी। दादा, मैं सुना हूँ, देखा हूँ, और कवियों का जीवन बंजर भूमि में पौधा लगाना, उससे फल प्राप्त करना, छाया प्राप्त करना, इस तरह का काम होता है, और संभव नहीं है कि हर व्यक्ति का पौधा उग ही जाए। जो कवियों की स्थिति देखा हूँ, साहित्यकारों की, बहुत ही विकट परिस्थितियों से गुजरते हुए साहित्य सेवा करते हैं। आपको ईश्वर ने एक ऐसा मौका दिया कि आप परिवार का भी पालन पोषण कर सकें और साहित्य का भी पालन पोषण कर सकें, और खुद के अंदर जो पल्लवन है उसको आगे बढ़ा सकें। फिर ये जो क्रम है आपका कि आप गीत कविता में आगे बढ़ते गए, आप धीरे धीरे मोहल्लों से शहर, शहर से जिले में आपको लोग पहचानते गए। ऐसा कौन सा समय आया जब सुरजीत को नवदीप की उपाधि मिली? मैं जब स्कूल में पढ़ रहा था तभी मैं कई पुरस्कार जीता। तभी वहाँ के स्टाफ वालों ने मेरा, मिस्टर जाधव, मिस्टर भटनागर, मिस्टर मंगल मूर्ति और प्राचार्य महोदय, इन लोगों ने मिलकर तय किया कि ये लड़का बहुत बढ़िया कविता पढ़ता है, कुश्ती में बढ़िया है, बैडमिंटन बढ़िया खेलता है, नाटक में भी भाग लेता है ना, प्रतिस्पर्धाओं में जाता है, भाषा प्रतियोगिता में, इसका नाम रख दिया जाए सुरजीत नवदीप। तो नवदीप उन लोगों ने मेरा रखा नाम। बहुत बेहतरीन। और वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई। मैं उस समय अध्यक्ष भी हो चुका था म्युनिसिपल स्कूल का अध्यक्ष। और आपको यह सुनकर भी आश्चर्य होगा कि मेरे समय में पहली बार स्वर्गीय पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को धमतरी लाने का काम मैंने किया था। वाह भाई, ये आपकी साहित्य की उपलब्धि है। हाँ, तो मैं ये सब लोगों, और वो जानते थे,
बख्शी जी बोले तोर कहानी में पढ़थो रे, हाँ, कविताएं पढ़थो में है, तेही सुरजीत है। मैं बोले हाँ। तो इस प्रकार जान पहचान भी हो गई। जी। मैं फिर धीरे धीरे जी। लिखने लगा जी। और फिर लिखते लिखते मुझको ऐसा लगा जी। कि मैंने 2-4 जगह अपनी कविताएं भेजी, कहानी भेजी, तो मुझको नहीं मालूम था पैसा मिलता है। अच्छा। जब मेरा कविताएं प्रकाशित हुई, जी। कहानी प्रकाशित हुई जी। और मुझको पैसा आया हाँ। मनी ऑर्डर से, तो मैं आश्चर्य किया। ये तो डबल धमाका हो गया। हाँ, मैं जानता नहीं था। जी। मैं पिताजी बोले क्या है ये पोस्टमैन को चक्कर लगा रहा है। हाँ। मैं कहा वो मालूम नहीं, पूछता हूँ नहीं। देखा तो मनी ऑर्डर आया था। वाह। मुझे ताज्जुब लगा। जी। अरे मैंने कहा तब तो लिखा जाए। तो मैं और फिर मेरे परमार जी जी। इतना लगा था नवभारत में और युग धर्म में हमारी कविताएं और गीत और कहानियां छपी हैं कि मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता। मतलब आपकी नहीं। स्याही को ऑक्सीजन मिल गया। एक कोई ऐसा रविवार नहीं था जी। जिसमें मैं उपस्थित न रहा हूँ। वाह भाई। बचपन से ही सांस्कृतिक गतिविधियों में मसरूफ रहे नवदीप जी के अंदर किशोरावस्था में ही साहित्य की अलग अलग विधियां पल्लवित होने लगी थी। शैक्षणिक जो आपकी यात्रा है वो तो चालू हो गई, लेकिन आपने जो ख्याति साहित्य के क्षेत्र में कवि सम्मेलनों से पाई, मतलब मैं बोलता हूँ कि धमतरी या छत्तीसगढ़ को लोग जैसे नशा बेचते हैं, आप कवि सम्मेलन का नशा बेचने लगे। लोग इतने आदी हो गए कि सुरजीत का दूसरा नाम ही कवि सम्मेलन के आयोजन करता या संचालन करता ये हो गया। लोगों को पता था कि सुरजीत नवदीप जब तक है तब तक लोगों को काव्य संध्या की जो सुधा है वो मिलेगी, और ये चलता गया। ये कहाँ से शुरू हुआ और अब संचालक कैसे बन गया अचानक, ये क्या वो बताएं। कवि सम्मेलन हूँ, हम में आना जाना मेरा शुरू रहा। और मेरे को कवि सम्मेलन में स्वर्गीय नंदूलाल चोटिया जो बढ़िया संचालन करते थे, अच्छा। मैं उनको देखा करता था, समझा करता था और सोचा था ऐसा अगर संचालन करते हैं तो मैं भी संचालन कर सकता हूँ, ठीक है। एक प्रयास करूँ मैं भी, ठीक है। ऐसा मैं सोचता रहा। ऐसे करके कवि सम्मेलन में जब आने जाने लग गया तो मेरी कविता जो बहुत प्रसिद्ध हुई, जिसके कारण मेरे को कवि सम्मेलन मिलने लगे। गांव वाले लोग सुना करते थे, अरे बोले सुरजीत आए, हम कविता सुनेंगे खेतों में, इन खेतों में डाल दो रे। तो मैं उनको कविता जो मेरी थी वो आपको 4 दिन जरूर बताता हूँ। इन खेतों में डाल दो रे, छीट दो रे, बीज दो ये धान के, गुरमतिया सुरमतिया भेजरी है जान के, तुम तो विश्व प्राण हे सुजान, किसानों के महान किसान, इन खेतों में डाल दो रे, छीट दो रे, बीज दो ये धान के, इन खेतों में डाल दो रे। वाह भाई वाह। अब ये सब धान के जो नाम है ये लुप्त प्राय हो गए, लुप्त प्राय हो गए, बिल्कुल। अब नए धान आ गए। जी बिल्कुल। तो ये कविता जब मैं मंच पे होता था तो बोले आए सुरजीत आए, पहली कविता यही सुनना है। धान तो की जब उन मैं- वैरायटियों को हाँ, आपने एक इतिहास दे दिया। तो खूब गांव में मैंने खूब कवि सम्मेलन में ये कविताएं सुनाई। बहुत अच्छा। मैं रिटायर्ड टीचर रोता हुआ मंच पे आया जब मैंने कविता की 4 लाइनें पढ़ी थी। वो आपको बताता हूँ। ये शिक्षक, शिक्षक के बारे में ये गुरुजी, ये गुरुजी पिछले 20 साल से कक्षा में पढ़ा रहे हैं। इनके पढ़ाए हुए छात्र मंत्री बनकर झंडा चढ़ा रहे हैं और ये गुरुजी 20 साल से चौथी में पढ़ा रहे हैं। वाह भाई वाह। अब इस कविता को सुनने बाद एक महासमुद्र कवि सम्मेलन में रोते हुए आ गया। मेरे सत्य जीवन की वर्णन कर दिया आपने। सर ये सब मैं देखो ना कैसा रिटायर हो गया हूँ, कुछ मिल नहीं रहा। तो मैं फिर उसके बाद जो कवि लोग आते थे वो मुझको सुनते थे, बाहर वाले लोग भी। पहले लोगों के मन में ये डर था कि बाहर वाले कवियों के सामने तो हम टिक नहीं सकते, ठीक बात। छत्तीसगढ़ के लोग सोचते थे। जी। जब मैं मंच पे आया भगवान की कृपा से, तो मैंने जब कविताएं सुनानी शुरू की तब लोगों को पता चला रे ये तो उसी स्टैंडर्ड पर कविता पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा, और छा जाते हैं। बहुत अच्छी बात। तो इस प्रकार मैं साहित्य में भी आ गया, कवि सम्मेलन आ गया। एक बड़ा कवि सम्मेलन धमतरी में हुआ जी। जो रेलवे स्टेशन के पास जहाँ हनुमान जी का मंदिर है अभी भी, वहाँ पर एक कवि सम्मेलन बंगाली समाज वालों ने किया था। अच्छा। जिसमें नीरज जी आए थे। अच्छा, गोपाल दास नीरज। हाँ। अच्छा। राहत जी आए थे। अच्छा, राहत इंदौरी। हाँ,
स्नेहलता स्नेह आए थे, जी। दिनेश जी आए थे जी। दिल्ली से सब, जी। और वो शबनम वो आई थी, बहुत बढ़िया गीत गजल पढ़ती थी। जी। और एक चतुर्वेदी थे, हंस हंस के कविताएं पढ़ा करते थे। जी। और उसमें नंदुला चोटिया भी थे, वाह। संचालन उन्होंने किया था। बहुत अच्छा। मैं उस कवि सम्मेलन में था, तो नंदुला चोटिया का, सुरजीत तू बढ़िया पढ़ता है यार, तू ऐसा कर, मेरा कवि सम्मेलन है, तू आना कल। तो उस कवि सम्मेलन में मैं गया, और कवि सम्मेलन की ये जो बात थी ये आगे बढ़ने लगी, और फिर मैं दूर दूर जाने ये लग गया। बेमेतरा का इनविटेशन भी आपके लिए टर्निंग पॉइंट था। हाँ हाँ हाँ, जी। जी। वहाँ से वहाँ पे फिर एक कवि सम्मेलन हुआ, ये आपके बैतूल में। जी। उसमें हिंदुस्तान में बड़े बड़े कवि थे। जी। तो उस कवि सम्मेलन में डॉक्टर सुरेंद्र दुबे भी थे। वाह। मैंने मानिक वर्मा से उनका परिचय करवाया। अच्छा। तब उस कवि सम्मेलन में व्यास जी थे, जी। जो हिंदुस्तान में प्रसिद्ध थे, गोपाल प्रसाद व्यास के लड़के थे। जी। उन्होंने मुझको सुना, बोले ऐसा कर, 4 रोज पहले वहाँ लाल किला में कवि सम्मेलन है, वहाँ पर तुमको आना है। अरे। है ना। तो मैंने कहा मैं अकेला आऊँगा, तो इसको सुरेंद्र दुबे को भी ले आएंगे। अच्छा ले आना बोले। भले ही सुरजीत नवदीप जी की हास्य व्यंग कवि के रूप में ख्याति को प्राप्त हुए, लेकिन उनकी उपन्यास लाजवंती का पौधा आजादी के पहले के दर्द और टिस को जीवंत कर देता है। कबीर चरित्र के नवदीप जी का जब भी मैं प्रणाम करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हजारों तीर्थों का दर्शन एक साथ कर रहा हूँ। ऐसे हमारे अग्रज आदरणीय सुरजीत नवदीप जी को 85वीं वर्षगांठ जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ और सादर प्रणाम। सुरजीत नवदीप जी के बारे में बोलते हुए मैं किंचित गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। स्नेह का ऐसा वट वृक्ष, आत्मीयता की ऐसी खुशबू और सहयोग का ऐसा पुष्ट आधार लंबी उम्र तक बरकरार रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं उन्हें 85वें जन्म दिवस की अशेष बधाइयाँ देता हूँ। स्वीकार करें और उपकृत करें। ठीक है ना। दादा एक बात बताइए, मैं भी कवि सम्मेलन का दीवाना हूँ। हमारा पूरा धमतरी है। धमतरी एक ऐसी जगह है कि पूरा देश जानता है कि यहाँ के श्रोता भी खुद एक कवि हैं। मतलब कविता हो, गजल हो, व्यंग हो, हास्य हो, कोई भी रस हो, सबको बहुत तरीके से लेते हैं। इसका फलूदा पीने के आदी हैं धमतरी के लोग। दादा मुझे एक बात बताइए कि कवि सम्मेलनों में जो आप जाते हैं, तो जैसे यहाँ पर कुमार जावेद आ गए, तो यहाँ एक फरमाइश होती है कि आप वो अलग आइए, आपका वो नज़्म पेश कीजिए। आप जब बाहर जाते हैं तो आपको देखकर, दोबारा तिबारा जब जाते हैं आपको देखकर, आपके लिए कौन सी आपकी कविता या व्यंग की फरमाइश होती है? हाँ, वहाँ पे मेरे को याद आया कि 4 पंक्तियाँ मैं पढ़ा करता था अपने जीवन के संघर्ष के बारे में, कि जिंदगी की किताब पढ़ ली मैंने, जिंदगी की किताब पढ़ ली मैंने, मूरत जो गढ़नी थी गढ़ ली मैंने, सुबह से शाम तक संघर्षरत जीवन, लड़ाई महाभारत की लड़ ली मैंने। वाह भाई वाह। तो ये पंक्तियाँ वहाँ सुनते थे। और मेरे काले बालों सफ़ेद बालों पर लोग कविता सुना करते थे। अच्छा। और अभी भी सुनते हैं, जाता हूँ लोग याद करते हैं और बोलते भी हैं। जब मैं समाप्त करने लगता हूँ, नहीं बोले वो काले बाल वाली कविता सुना दीजिए। तो अच्छा, धमतरी में भी प्रथम ये प्रखर समाचार जब शुरू हुआ तो श्री दीपक लखोटिया उस समय इंटरेस्टेड थे कि कभी सम्मेलन करेंगे अपन। तो उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ से मैंने कवि सम्मेलन करना शुरू किया, और ये कवि सम्मेलन आज 33 साल हो गए, बराबर चल रहे हैं। ये कोरोना कारण 2-3 साल रुक गया, मगर
इन कवियों को बुलाने के पीछे एक कारण ये भी था कि इनको मैंने सबको सुना था तो मैं जानता और एक था, परिचय भी बन जाता है परिचय बन दादा। गया था। एक हलवाई जो होता है मिठाई बनाता है, उसको मालूम उसको सब मिठाई बनाने को आता है, लेकिन हलवाई को कोई विशेष मिठाई अपना खुद का बनाया भी पसंद आता है। आपके जीवन में जैसे लाजवंती का पौधा जो उपन्यास था आपका, इसी तरह से बहुत सारी और विधाओं पे आपने लिखा। कौन सा ऐसा लघु कथा है, उपन्यास है, कविता है, व्यंग है जिसको लेकर आपको संतुष्टि है कि मैंने साहित्य को भरपूर दिया? हाँ, अभी जो नई मेरी किताब आई है अभी, शब्दों का अलाव, वो आप पढ़िए। जी, आप पूरे जीवन का सार। निचोड़ अच्छा। उसमें है। जी। और मैं तो कहता हूँ जब आपको ऐसा लगे कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो 4-4 लाइन का मुक्तक पढ़िए, आपको लगेगा कि आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अब आराम करना चाहता हूँ, मैं टेंशन मुक्त हो गया हूँ। मैं ये अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, समीक्षाकारों जो समीक्षा की है उन्होंने इस बात को लिखा है कि इतनी गहरी कविताएं और मुक्तक सुरजीत नवदीप लिखेंगे हम तो सोचते भी नहीं थे। वाह भाई वाह, ये भी एक उपलब्धि हो गई, बहुत बड़ी जीवन की उपलब्धि है ना। तो मैंने फिर उनसे एक बात कही थी कि उजियारा बेईमान हो गया है, अंधियारे का मेहमान हो गया है, अरे जिंदगी की नाव चलेगी कैसे, हर कतरा तूफान हो गया है। वाह भाई वाह। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के सदस्य के रूप में मनोनयन की असल बुनियाद सुरजीत जी की साहित्य यात्रा रही। हवाओं में भटकते हाथ, कुर्सी के चक्कर में, शब्दों के अलावा आंसू हंसते हैं, रावण कब मरेगा, खाओ पियो खसको और बुढ़ापा जिंदाबाद जैसी कृतियां प्रत्येक वर्ग के साहित्य प्रेमियों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। हमारे आदरणीय भाई सुरजीत नवदीप जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वो हमेशा ऐसे ही हंसते खिलखिलाते और स्वस्थ रहें और अपनी उम्र का शतक खुशी खुशी पूरा करें। 85वें वर्ष में प्रवेश के लिए फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वो इसी तरह ऊर्जा से भरे रहें और संचालन करते रहें। दादा, ये आखिरी सवाल आपके लिए कि 85 ईयर्स ओल्ड के आप हो गए हैं, लेकिन आपके चेहरे की ताजगी, आपकी स्फूर्ति, आपकी बुलंद आवाज़ और साहित्य के प्रति आपका जो अपनापन है, साहित्य को लेकर जीवन को पूरा समर्पित कर दिए हैं। आप अभी नए जो कवि आ रहे हैं, अब तो मामला सोशल मीडिया तक आ गया है, किताब पढ़ते ही नहीं हैं, सोशल मीडिया में ही पढ़ लिए, उसी में लिख दिए, किसी का कॉपी पेस्ट कर दिए। मौलिक जो रचनाएं होती हैं उसकी अपनी एक विशेषता होती है। आप नए जो आगंतुक नवोदित जो रचनाकार हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि किस विधा पर या जिस विधा पर भी लिखें, किस तरह लिखें? एक संदेश आपके इस 85वीं वर्षगांठ पर, जन्मदिन के। मैं एक बात कहना चाहूँगा तलीन जी, जो नए कवि आ रहे हैं उनसे मैं हर बार एक ही बात कहता हूँ, आप रचनाएं लिखिए और लिख लेने के बाद तुरंत छपवाने का मोह मत कीजिए। अच्छा। लिख लेने के बाद भी एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो और ऐसा लगे कि नहीं कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो फाड़ कर फेंकने की हिम्मत भी होना चाहिए, कचरे में डालने की हिम्मत भी होनी चाहिए, जो मेरे पास है। मैं ऐसा करता हूँ। जब मैं लिख लेता हूँ ऐसा लगता है कि नहीं ये बात अधूरी है, पूरी नहीं हुई, मुझे जो कहनी चाहिए थी वो बात पूरी नहीं कहेगी, है ना। तो मैं उन सारे कवि मित्रों से मैं उनसे कहता हूँ कि आप पढ़िए और इसके लिए खूब साहित्य पढ़िए, कविताएं पढ़िए, लेख पढ़िए, निबंध पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, नाटक पढ़िए। आप कह सकते हैं कैसे, मैं ठीक कहूँगा, ठीक ऐसे जैसे अनेक नदियाँ अलग अलग दिशा से बहकर आती है और समुद्र में आकर समा जाती है। अंत में आपकी कोई बेहतरीन क्षणिकाएं जिनको सुनने के आदि हमारे दर्शक जो हैं एमजीटीवी के फिर से तरोताज़ा हो जाएं, क्योंकि कोरोना काल के कारण कवि सम्मेलन हो नहीं पा रहा है, सुरजीत नवदीप से मुखातिब हो नहीं पा रहे हैं, तो बेहतरीन क्षणिकाएं 2 क्षणिकाएं सुनिए कि एक 2 लाइन की एक क्षणिका, वो आप समझ पाएंगे, बहुत बारीक है ना। हमने एक से कहा करोना 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 आप कहते हैं, करोना 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 आप कहते हैं, करोना है क्या, पहले उसके बाप का नाम तो बताइए। वाह भाई वाह। पहले उसका बाप का नाम तो बताइए।
एक और छनका जी 3 लाइन की जी पति पत्नी के संबंधों पर है, जी जो बहुत चली हिंदुस्तान भर में। जी पति पत्नी के संबंध बतलाइए, पति पत्नी के संबंध बतलाइए, दाल में नमक अधिक है चुपचाप खाइए। वाह भाई वाह, परिभाषित भी कर दी आप संबंध। दाल में नमक अधिक है चुपचाप खाइए। और एक व्यंग दादा वो कोरोना का बाप कौन है, मेरे मन में जहन में एक सवाल आ गया कि आप चीन की तरफ इशारा करते हैं। मैंने एक मुक्तक में 2 लाइन पढ़ी वहाँ कलकत्ता में, मंच पे चढ़कर DIG माला पहनाने आ गया। ठीक है मैंने पुलिस और जनता के संबंध बतलाइए। जी देखिए व्यंग उन्हीं पर है, जी मगर वो इतने प्रसन्न, इतनी तालियां लोग बजाए, मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता। तल्ली जी क्या पंक्ति थी, पुलिस और जनता के संबंध बतलाइए। मैंने लोगों से कहा थोड़ा बारीक है समझिएगा, समझिएगा। पुलिस और जनता के संबंध बताइए, जनता और पुलिस के संबंध बताइए। पुलिस के पंजे में एक छोटा सा जानवर है, पहले उसकी जान बचाइए। वाह भाई वाह। MGTV को जी। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जी। आप लोग यहाँ तक आए और इस प्रकार मेरे को प्रस्तुति देने के लिए आपने कहा। मैं इसके प्रति आपके सारे सहयोगी मित्रों को भी धन्यवाद देता हूँ। हम भी दादा आपके लिए, सुरजीत नवदीप जी के लिए दीर्घायु की कामना करते हैं। आप शतकी पारी खेलें। आप जब 100 साल के हो जाएं तब भी MGTV इसी तरह आपका इंटरव्यू लेने आए, अपने श्रोताओं से आपको मुखातिब करे और दिखाए कि आज 100 साल के सुरजीत नवदीप आज भी 18 साल के सुरजीत नवदीप हैं और लोगों को हंसाने के लिए आज भी कृत संकल्पित हैं। तो ये थे सुरजीत नवदीप जी, जिनके 50वीं जन्मदिन के वर्षगांठ पर MGTV आपके लिए उनका एक विचार, उनका एक सफ़रनामा लेकर आया था। और आपको हम ये आश्वस्त करते हैं कि इसी तरह धमतरी के जितने धरोहर हैं, जितनी हस्तियां हैं, उनको बारी बारी से MGTV दिखाते रहेगा, मुखातिब करते रहेगा, ताकि आपके जेहन में तरोताज़ा होता रहे कि धमतरी की कितनी सारी उपलब्धियां हैं जो धमतरी को गौरवान्वित करने में लगी हुई रहती हैं। मैं अपने सहयोगी माधवेंद्र हिरवानी के साथ तल्लीनपुरी गोस्वामी, MGTV धमतरी। शैक्षणिक, सामाजिक और साहित्यिक जीवन के माध्यम से सुरजीत जी का योगदान समाज को मिला। सब कुछ पाकर भी कुछ अधूरा सा नवदीप जी के मन में आज भी पूरा होने की चाहत रखता है। नवदीप जी 82 वर्ष की आयु में पाकिस्तान गए। उन्हें काव्य सम्मेलन से ज्यादा अपना वहाँ मकान याद आया, जो पाकिस्तान में मंडी भवलंदी नामक ग्राम में था। लेकिन भारतीयों के साथ पाकिस्तान के रूखे व्यवहार ने उनका यह सपना अधूरा रख दिया। सुरजीत जी कहते हैं कि किसी को गरीबी की परिभाषा समझनी हो तो एक बार पाकिस्तान जरूर हो आवे। वैसे तो सुरजीत जी का जीवन किसी उपन्यास से कम नहीं, फिर भी MGTV ने पूरी कोशिश की कि नवदीप जी के 50वें जन्मदिन की वर्षगांठ पर आपको उस आईने के सामने खड़ा करे, जो आपके अंदर की साहित्य उत्कंठा से आपको मुखातिब करा दे। MGTV में आज बस इतना ही। बने रहिए MGTV के साथ।